Today, again, I'm going to discuss few important uh, terms of semiconductor physics. Okay, so few important terms, few terms of important terms of semiconductor physics. The first term is effective mass. The first term is effective mass. देखो हम लोगों ने जब एक्सप्रेशन डिराइव किया था फॉर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, तो वहाँ पे हमने एम ई स्टार एंड एम एच स्टार दो टर्म्स यूज किए थे. ये था इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये था इफेक्टिव मास ऑफ होल्स. आखिर इफेक्टिव मास है क्या? व्हाट इज दिस इफेक्टिव मास? तो लेट अस सी. इफेक्टिव मास क्या है? तो इफेक्टिव मास इज द मास, इफेक्टिव मास इज द मास. ये मैं एक नोट्स के रूप में आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है. सो यू मस्ट कीप इट इन राइटिंग कि इफेक्टिव मास होता है क्या है. तो इफेक्टिव मास इज द मास दैट इट सीम्स टू हैव, that it seems to have, when interacting with other particles. Okay. When interacting with other particles, okay, similar particles, see other particles, okay, and when responding to forces, and when responding to forces. सोचो कि कोई पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दो एटम नज़दीक आ गए, दोनों की वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा? दोनों इंटरेक्ट करना शुरू करेगा. इंटरेक्ट का मतलब ये कि एक दूसरे पे फोर्स लगेगा, है ना. कोई भी चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पे कैसे इंटरेक्ट करते हैं, अपना इन्फ्लुएंस कैसे दिखाते हैं, है ना. थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, थ्रू रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स, कूलम, दैट इज कॉल्ड कूलम फोर्स. तो जब कोई भी पार्टिकल, है ना, बेसिकली चार्ज पार्टिकल हो या व्हाट एवर, अगर किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल या कि दूसरे पार्टिकल के कारण वो इन्फ्लुएंस्ड हो जाए, वो इंटरेक्ट करना शुरू करे, तो उसकी जो मास है, उसकी मास वो जो रेस्ट मास से अलग होती है ना. तो इफेक्टिव मास इज द मास दैट इट सीम्स टू हैव व्हेन, तब इंटरेक्ट करना शुरू कर देगा या उस पर रिस्पॉन्डिंग टू एनी फोर्स. जब वो किसी अदर फोर्सेज, उस पर दूसरी फोर्स लग रही है, उसको रिस्पॉन्ड, उसका जवाब देगा, मतलब उससे इंटरेक्ट करना शुरू करेगा. फोर्स के कारण भी इंटरेक्शन होगी. उस हालात में जो वो मास, वो पार्टिकल जो मास वो शो करेगा, अपना मास वो जो दिखलाएगा, वो जो मास प्रतीत होगा, अपीयर होगा कि ऐसा मास उसका हो गया है, वो बदला हुआ मास, उसे हम लोग कहते हैं इफेक्टिव मास. ओके, सो इफेक्टिव मास इज सिंपली द मास ऑफ द पार्टिकल उस हालात में जब वो इंटरेक्ट कर रहा है, जब किसी दूसरे फोर्स के इन्फ्लुएंस्ड में है या रिस्पॉन्स कर रहा है. इसका इस्तेमाल क्या आप कब करते हैं? इट इज यूज्ड टू सिंप्लीफाई, आसान बनाने के लिए. सिंप्लीफाई क्या? बैंड स्ट्रक्चर ऑफ मॉडलिंग, बैंड स्ट्रक्चर
है ना, पता नहीं वैलेंस बैंड, कोवल या कंडक्शन बैंड. बैंड स्ट्रक्चर बाय मॉडलिंग, उसको मॉडल के रूप में एज्यूम करते हैं कि ये एक मॉडल बनाते हैं कि बैंड ऐसा बनता है, और इस तरह से बैंड पर वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड में पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन है या होल्स है वो इस तरीके से मूव कर रहा है अंडर इंट्रैक्शन, अंडर रिस्पॉन्स ऑफ एनी फोर्स. तो वो जो मॉडल हम डेवलप करते हैं किस लिए, बैंड स्ट्रक्चर का मॉडल, उसे सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए. द बिहेवियर ऑफ फ्री particles with the mass. तो ये हम इसका इस्तेमाल कब किया जाता है, टू सिंप्लीफाई बैंड स्ट्रक्चर. जो बैंड हम वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड की जो स्ट्रक्चर को हम एक मॉडल बना करके जो प्रेजेंट करते हैं उसको सिंप्लीफाई करने के लिए इस इफेक्टिव मास को इस्तेमाल करते हैं. किसका बिहेवियर शो करने के लिए, तो फ्री पार्टिकल्स है जो मूव कर रही है पार्टिकल्स, चाहे वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो या होल्स हो, है ना. एक पार्टिकुलर मास, उसका एक भी द मास को जो मास है उस मास के होते हुए एक मास जो वो शो करेगा, वो अपीयर करेगा, है ना. इट सीम टू हैव, मतलब उसका मास जो एक अलग बन जाएगा, एक अलग वैल्यू वो शो करने लगेगा, है ना. तो रेस्ट मास से वो काफ़ी अलग हो जाता है, तो उसे हम लोग इफेक्टिव मास कहते हैं. ओके. For some purpose, effective mass can be considered effective mass को हम कंसिडर कर सकते हैं as simple constant of material, as simple constant of material. ठीक है. मतलब दूसरे रूप में अगर आप इसको समझो, सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि इफेक्टिव मास को हम एक मान सकते हैं, समझ सकते हैं. ऐसे समझिए कि कोई मटेरियल का एक कांस्टेंट वैल्यू है, सिंपल कांस्टेंट, एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो हर मटेरियल का एक अपना फिक्स कांस्टेंट वैल्यू है. तो एक मटेरियल के कांस्टेंट वैल्यू के रूप में भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं इफेक्टिव मास को. ठीक है. तो दिस इज वन इम्पॉर्टेंट टर्म्स, है ना, एंड इट्स डेफिनेशन मस्ट कीप इन माइंड. उसके बाद जो दूसरा टर्म है वो है वो है फर्मी लेवल. हम लोग हमेशा फर्मी लेवल की बात करते हैं, फर्मी एनर्जी की बात करते हैं. ये है क्या, व्हाट इज डिफिनेशन, इसको कैसे आप डिफाइन करोगे, एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे. फर्मी लेवल, देखो, अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, शुरुआत यही से होती है. अकॉर्डिंग टू पॉलीज exclusion principle, Pauli's exclusion principle, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में क्या कहा गया था कि टू फर्मियंस, है ना, टू फर्मियंस के बारे में हम एक वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे. अभी आप मान के चलो कि ये फर्मियंस जो है, स्मॉल जो पार्टिकल्स है एटॉमिक इलेक्ट्रॉन्स, एक फर्मियंस है. एग्जाम्पल ऑफ फर्मियंस, इलेक्ट्रॉन्स कर सकते हैं आप यहाँ पे. देयर आर मेनी वैराइटीज ऑफ फर्मियंस पार्टिकल्स है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स भी एक है, उसका एग्जाम्पल. टू फर्मियंस
कैन नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर, कैन नॉट हैव सेम क्वांटम नंबर। एक ही क्वांटम नंबर नहीं हो सकता है, उसमें कुछ ना कुछ, जैसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में अंतर आएगा, कुछ ना कुछ अंतर वो आएगा। एक ही क्वांटम नंबर दो फर्मियोन्स का नहीं हो सकता है, ये बताया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ऑलराइट, और क्वांटम नंबर बदलेगा तो नेचुरली है एनर्जी लेवल भी बदल जाएगा, एनर्जी लेवल। क्योंकि देखो एनर्जी की जो वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं किसी भी पार्टिकल की, चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन की, व्हाटएवर, तो उसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्वांटम नंबर पे। तो क्वांटम नंबर अगर बदलेगा तो एनर्जी वैल्यू भी, एनर्जी लेवल भी बदल जाएगा। सो एनर्जी लेवल भी हर इलेक्ट्रॉन का हर अलग अलग होगा। तो दो इलेक्ट्रॉन कभी भी सेम एनर्जी लेवल पे नहीं होगी, उसमें डिफरेंसेस होना है। ये बताया गया था पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में। ओके, द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, the highest energy level सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लेवल अलग होगी, तो पता है। the highest energy level that an electron can occupy वो हाईएस्ट एनर्जी वैल्यू है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से सभी का एनर्जी लेवल अलग है, तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at the absolute जीरो टेम्परेचर, ये जीरो केल्विन है ना, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज कॉल्ड फर्मी लेवल, इज कॉल्ड फर्मी लेवल। बहुत सारे आपको देखेंगे कि ये एनर्जी लेवल है, ये बहुत सारे एनर्जी लेवल है, इलेक्ट्रॉन्स के अलग लेवल है। ये जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल हो गई, हाईएस्ट एनर्जी लेवल जो किसी इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, यही है फर्मी लेवल। तो ये बहुत सारे लेवल्स होंगे, तो जिस हाईएस्ट लेवल जो इलेक्ट्रॉन का होगा वो कहते हैं हम लोग फर्मी लेवल। फर्मी लेवल जो है, फर्मी लेवल लाइज बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंस है ना, आप देखा होगा ना, वैलेंस बैंड होता है नीचे वीवी और ऊपर कंडक्शन बैंड होती है। इस दोनों के बीच में ही कहीं लाई करेगा, बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। ओके, फर्मी लेवल कैन बी कंसीडर्ड एज सी। फर्मी लेवल को हम अलग ढंग से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्मी लेवल कैन बी कंसीडर्ड एज सी, समुद्र। ओके, एज सी ऑफ फर्मियोन्स, इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ फर्मियोन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स को ही कहा गया है, इलेक्ट्रॉन्स एक एग्जाम्पल से। सी ऑफ फर्मियोन्स और इलेक्ट्रॉन्स वी कैन से above which no electron, above which no electron
उसके ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ओके, एवं विच नो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट। मतलब आप समझो कि ये बहुत सारी लेवल्स है एनर्जी लेवल। तो हाईएस्ट जो लेवल होगी जो कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, यही है फर्मी लेवल। और नेचुरली है कि एक समुद्र की तरह है, समुद्र सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना। और इसके ऊपर चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन्स तो इसके नीचे ही होंगे, ये तो हाईएस्ट लेवल पे है, तो इसके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये समुद्र है, सी ऑफ फर्मियंस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स है, ओके। नाउ अगर एब्सोल्यूट जीरो पर लिया जाए, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर फर्मी लेवल एंड फर्मी एनर्जी, देखो यहाँ पे फर्मी लेवल की बात कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इसको एनर्जी से भी कोरिलेट करें, तो हम लिखेंगे एट एब्सोल्यूट जीरो या जीरो केल्विन, है ना, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर अगर जीरो है तो उस हालात में जो फर्मी लेवल होगी, फर्मी लेवल इज इक्वल टू फर्मी एनर्जी। देखो यहाँ पर फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी में थोड़ा सा स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन होता है कि दोनों एक है या नहीं है, लेवल को एनर्जी करते हैं। देखो जीरो टेम्परेचर पर अगर हो आप, तो उस समय जो फर्मी लेवल होगी वही फर्मी एनर्जी होगी। बट अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं, उस हालात में फर्मी लेवल और फर्मी एनर्जी अलग हो जाएगी, ओके। बट दे आर डिफरेंट लेकिन दोनों अलग होता है एट अदर टेम्परेचर्स, अलग अलग टेम्परेचर्स पे उसकी वैल्यू जो है वो अलग होती है। तो जीरो पर टेम्परेचर पर, जीरो केल्विन पे हम कह सकते हैं कि फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी एक ही है, बट अगर टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो फर्मी लेवल फर्मी एनर्जी अलग हो जाएगी, है ना। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट टर्म्स है, वो है ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी। ये कुछ फैक्ट्स है, कुछ टर्म्स है जो एग्जाम में पूछी जाती है। सो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी हम ये बात डिस्कस भी कर चुके हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन के रूप में, फर्मी डायरेक्ट फंक्शन, ये प्रोबेबिलिटी की ही फंक्शन होती है जो हमें प्रोबेबिलिटी बताती है। तो ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी क्या है? ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर एनर्जी, माइंड इट, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट, अवस्था, एक खास सिचुएशन, स्टेट मतलब यहाँ सिचुएशन से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्टेट ऑफ ए पार्टिकुलर एनर्जी, खास एनर्जी, पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है, स्टेट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट क्या है, ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, ओके। ये एनर्जी कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई कर रहे होंगे, है ना, उनके पास होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेट ऑफ पार्टिकुलर एनर्जी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स एट टेम्परेचर T केल्विन, है ना, T केल्विन,
टेम्परेचर टी कर सकते हैं, इसको आप ऐसे है ना, केल्विन टेम्परेचर एट टेम्परेचर टी, चलो ठीक है, टी केल्विन कर सकते हैं आप। ओके, इज, तो इस ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी को ऑक्युपाई, मतलब उस एनर्जी को रखने वाले कितने इलेक्ट्रॉन्स की होने की एक खास स्टेट में, अवस्था में की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है किसी खास जगह पे, किसी खास रीजन में ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स के होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, जिसकी एनर्जी वैल्यू ई होगी और टेम्परेचर कितना होगा, टी होगा, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे वो वेरी कर सकता है ना। इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, फ्लो, एक स्थान से दूसरे स्थान मूव कर सकता है, तो एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ही हम ये प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये एक फंक्शन के रूप में कोएफिशिएंट प्रोबेबिलिटी हम यूज भी कर चुके, 1/1 प्लस ई टू दी पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के टी, जहां के क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, के इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एंड टी क्या है, केल्विन टेम्परेचर, और ई एफ क्या है, फर्मी एनर्जी। ई एफ, ई तो एनर्जी है, पार्टिकुलर एनर्जी, और ई एफ क्या है, इज फर्मी एनर्जी, फर्मी एनर्जी। तो दिस इज ऑक्यूपेशन प्रोबेबिलिटी, वेरी सिंपल, तो ये आपको मेमोराइज करना चाहिए। उसके बाद है कैरियर जनरेशन एंड यस, कैरियर जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? जनरेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन ये क्या होता है? देखो, आपने ये देखा था कि वैलेंस बैंड, ये वीवी वैलेंस बैंड है और ये सीवी कंडक्शन बैंड है। शुरुआत में इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में अगर है, अगर आप इसको थर्मली एजिटेट कर देते हो, इसको गर्म करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, है ना, ये 0 केल्विन पे है, सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में है, कंडक्शन बैंड खाली है। जब इसको गर्म करते हैं, इसको हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, व्हाटएवर, तो आपको ये इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे जंप करके यहाँ आ जाते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, होल, है ना, जिसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज के रूप में ट्रीट करते हैं। उसी प्रकार एक और इलेक्ट्रॉन अगर जंप करता है तो एक और इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो कैरियर जनरेशन मतलब, तो ये जो इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पर कंडक्शन बैंड में, ये फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है और ये कंडक्शन में मदद करता है। तो सेमीकंडक्टर में देखा जाता है कि कंडक्शन में मदद करने वाला, कंडक्शन में हेल्प करने वाला कंडक्टिविटी किसके कारण है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण है और साथ साथ होल के कारण भी है। मतलब सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन और होल दोनों मिल करके कंडक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो कैरियर जनरेशन हुआ, चार्ज कैरियर डेवलप हुआ। तो गर्म करने से क्या हुआ, जब आप इसको एनर्जी देते हो, इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तो एनर्जी लेकर के ये जंप कर गया। तो इस जंपिंग के बाद फायदा क्या हुआ, हमें चार्ज कैरियर मिला। चार्ज कैरियर का जनरेट किया, मतलब हमने कैरियर जनरेट कर लिया। कैरियर मतलब चार्ज को कैरी करने वाला, जो कंडक्टिविटी को बढ़ाता है, दैट इज फ्री इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज होल। तो ये होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, चार्ज कैरियर है, यही कैरियर है, जनरेट किया हमने। सो दिस इज कैरियर जनरेशन। ओके, सो इलेक्ट्रॉन्स गेन एनर्जी एंड मूव फ्रॉम when electrons gain energy, अब एनर्जी किसी रूप में आप दे रहे हो, and move from
वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, तो क्या होता है, वैलेंस बैंड में होल पैदा हो जाता है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन is created, generated, we write generated in conduction band, and hole is equal number of hole कैसे is generated in valence band. These electrons, these free electrons जो कंडक्शन बैंड में आया and holes ये क्या करते हैं, ये कंडक्शन में मदद करते हैं। ओके, ये मोबाइल कैरियर का काम करते हैं। होल्स आर मोबाइल कैरियर, मोबाइल मतलब मूव करने वाला, कैरियर, मोबाइल्स कैरियर होते हैं, एंड हेल्प इन कंडक्शन। दिस इज कॉल्ड, इसे ही हम लोग कहते हैं क्या, कैरियर जनरेशन, कैरियर जनरेशन। तो कैरियर जनरेशन में हमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एनर्जी गेन करता है, गेन करके जंप कर करके कैरियर जनरेट करता है। रिकॉम्बिनेशन में क्या है, देखो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी लूज करता है, देखेंगे व्हेन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स of conduction band लूज एनर्जी, इसमें एनर्जी लूज करता है, लूज एनर्जी लूज कब करेगा, जब यही इलेक्ट्रॉन वापस वैलेंस बैंड में आकर के इस होल को फिल कर देगा, है ना। ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ आ जाता है और ये इलेक्ट्रॉन इस होल को फिल कर देगा, इस होल को फिल कर देगा, इस होल को, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आया और इस होल में फिल कर गया, तो क्या हुआ, तो जितना एनर्जी इसने लिया था वो एनर्जी वो लूज करेगा, है ना। हमने एनर्जी दिया था इलेक्ट्रॉन को, तब इलेक्ट्रॉन यहाँ आया था। अब जब ये वापस यहाँ आएगा इस होल को भरने के लिए, तो क्या होगा, वो एनर्जी लूज करेगा और ये फिर चार्ज कैरियर जो हम लोग बने थे वो खत्म हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेशन, रिकम्बाइन कर गया, है ना। जहाँ से वो आया था वही वापस वो लौट करके वो रिकम्बाइन कर गया, वापस मिल गया। So when free electrons of conduction band lose energy and reoccupies ना, electron reoccupies the whole, है ना, किसको ऑक्यूपाई करता है, होल को, the whole of valence band, तो क्या होगा, होल खत्म हो जाएगा, है ना, और फिर इलेक्ट्रॉन भी खत्म हो जाएगा। देन इट इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन, इसे ही कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। वापस आ जाते हैं और होल को भर देते हैं। सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इट वाज। ओके, थैंक यू।